हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपना जो लेसन चल रहा था वो था प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। उसके अंदर 2 पॉइंट अपन ने पढ़ लिए थे, व्यतिकरण और विवर्तन। अगला जो टॉपिक चल रहा था अपना वो था ध्रुवण, और ध्रुवण में ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की 2 विधियां अपन ने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना और परावर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। अब अगली जो अपनी विधि है वो है द्विअपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। देखो द्विअपवर्तन क्या है और इसके द्वारा कैसे ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है। द्विअपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए कैल्साइट या आइसलैंड स्पार कैल्साइट या आइसलैंड स्पार का जो है बना एक क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल के ऊपर अध्रुवित प्रकाश को गिराया जाता है। जैसे मान लो कि ये क्रिस्टल जो है कैल्साइट या आइसलैंड स्पार का बना हुआ क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के ऊपर आप अध्रुवित प्रकाश तरंग को गिराते हैं। ये मान लिया अध्रुवित प्रकाश तरंग है जिसके कंपन सदिश तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हर संभव दिशा में कंपन करते हैं। तो ये मान लिया अध्रुवित प्रकाश तरंग है। जब अध्रुवित प्रकाश तरंग को कैल्साइट या आइसलैंड स्पार के बने क्रिस्टल के ऊपर गिराया जाता है तो ये प्रकाश तरंग 2 भागों में अपवर्तित हो जाती है, जिसको बोलते हैं द्विअपवर्तन। तो द्विअपवर्तन द्वारा जो है ये अध्रुवित प्रकाश तरंग 2 तरंगों में विभक्त हो जाती है और दोनों ही तरंगें ध्रुवित होती हैं। दोनों प्रकाश तरंगें जो हैं वो ध्रुवित होती हैं, लेकिन इन ध्रुवित प्रकाश तरंगों के जो कंपन सदिश होंगे वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत कंपन सदिश होते हैं। इसके अगर तल के समांतर हैं तो इसके तल के लंबवत होंगे। अब देखो यहाँ देखने से पता चल रहा है, एक तो अपवर्तन के नियम का पालन नहीं कर रही है, एक तरंग तो सीधी जा रही है जो अपवर्तन के नियम का पालन नहीं कर रही है, और एक अपवर्तन के नियम का पालन कर रही है, अपने पथ से विचलित हो रही है। जो अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करती है उसको बोलते हैं असाधारण ध्रुवित प्रकाश तरंग। असाधारण ध्रुवित प्रकाश तरंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोलराइज्ड वेव। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इसलिए इसको आप ई तरंग भी बोल सकते हैं, तो इसको शॉर्ट में जो है वो ई तरंग बोलते हैं। और दूसरी प्रकाश तरंग जो अपवर्तन के नियम का पालन कर रही है उसको कहेंगे साधारण ध्रुवित प्रकाश तरंग। ध्रुवित प्रकाश तरंग। ऑर्डिनरी पोलराइज्ड वेव्स। तो ऑर्डिनरी है इसलिए इसको बोलेंगे ओ तरंग जो अपवर्तन के नियम का पालन करती है। तो इस प्रकार कैल्साइट या आइसलैंड स्पार के क्रिस्टल द्वारा जो है क्रिस्टल की सतह द्वारा अध्रुवित प्रकाश तरंग द्विअपवर्तन के द्वारा 2 ध्रुवित प्रकाश तरंगों में विभक्त हो जाती है, और दोनों ही ध्रुवित प्रकाश के तरंग के कंपन सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और दोनों ही तरंगे जो है वो ध्रुवित होते हैं और साथ साथ लगभग पास चलती हैं। इसलिए ये पूर्ण रूप से इसको आप ध्रुवित प्रकाश के रूप में काम में नहीं ले सकते। इस पारगमित प्रकाश को इसमें अपने को एक तरंग को जो है अवरुद्ध करना होता है। तो उस अवरुद्ध करने के लिए जो आइसलैंड या कैल्साइट का जो क्रिस्टल होता है वो विशेष प्रकार का क्रिस्टल इसमें निर्मित किया जाता है, जिसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म। तो अब आगे जो है वो अगला टॉपिक जो अपना होगा वो होगा निकोल प्रिज्म। अब देखो ये जो द्विअपवर्तन हो रहा है उसको आप इस तरह से भी कुछ समझ सकते हैं कि जैसे मान लो एक कागज लें और कागज के पृष्ठ पर आप जो है वो एक स्याही का धब्बा बना दें। कागज के पृष्ठ पर स्याही का धब्बा बना दें और उस धब्बे के ऊपर जो है वो कैल्साइट का क्रिस्टल रखें। मान लो जैसे कागज का तल है और उसके ऊपर अपने ये स्याही का एक डॉट बना दिया। इस डॉट के ऊपर आप जो है वो कैल्साइट के क्रिस्टल को रख करके घुमाते हैं तो आपको एक धब्बे की जगह जो है 2 धब्बे नजर आएंगे। स्याही के एक धब्बे के स्थान पर कितने धब्बे दिखाई देंगे? 2 धब्बे दिखाई देंगे, क्योंकि इससे आने वाली प्रकाश तरंग जो है वो कैल्साइट के द्वारा 2 ध्रुवित प्रकाश तरंग में विभक्त हो जाएगी और दोनों ध्रुवित प्रकाश तरंगें अपनी आंखों तक आएंगी। इसलिए अपने को एक धब्बा के स्थान पर 2 धब्बे दिखाई देंगे। एक प्रकाश तरंग तो सीधी आएगी जो ई तरंग होगी। तो अगर आप उस कैल्साइट या आइसलैंड स्पार के क्रिस्टल को धब्बे के सामने यूं रख करके पूरा चक्कर घुमाएं तो पूरे चक्कर के दौरान घुमाने के दौरान जो है एक तो स्थिर रहता है,
एक धब्बा तो क्या रहेगा, स्थिर, और दूसरा धब्बा जो है उस धब्बे के चारों ओर घूमेगा जैसे जैसे आप क्रिस्टल को घुमाएंगे। तो ये जो धब्बा अपने को दिखाई दे रहा है वो ओ तरंग के कारण दिखता है जो चारों तरफ घूमेगा, और ई तरंग के कारण जो दिखाई दे रहा है वो अपने को स्थिर दिखाई देगा। तो इस प्रकार से द्विअपवर्तन के द्वारा स्याही का एक धब्बा ही जो है वो आइसलैंड स्पार या कैल्साइट के क्रिस्टल से गुजरने के पश्चात दो तरंगों में विभक्त होने के कारण एक धब्बा ही अपने को दो धब्बों के रूप में नजर आता है। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो देखो, द्विअपवर्तन की सहायता से ध्रुवित प्रकाश अगर अपने को प्राप्त करना है तो आइसलैंड स्पार या कैल्साइट के क्रिस्टल को जो है एक विशेष प्रकार से निर्मित किया जाता है, उसको बोलेंगे अपन निकोल प्रिज्म। तो देखो निकोल प्रिज्म कैसे बनाते हैं। निकोल प्रिज्म जो है वो कैल्साइट का बना होता है और इसकी जो लंबाई होती है वो चौड़ाई की 4 गुनी होती है। तो चौड़ाई की तुलना में जो है ये लगभग 4 गुना लंबा जो है वो क्रिस्टल होता है। इस तरह का जो है कैल्साइट का बना क्रिस्टल होगा। ये कैल्साइट का बना होता है। और इसके जो कोणे होते हैं, एक कोणा न्यून कोण होता है और दूसरा कोणा अधिक कोण होता है। तो इसकी सतहों को जो है वो इस प्रकार से घिसा जाता है कि जो अधिक कोण वाला कोणा है वो तो 112 डिग्री का हो, और जो न्यून कोण वाला कोणा है वो कितने डिग्री का हो, 68 डिग्री का हो। इनको घिस करके जो है इस तरह से तैयार कर लिया जाता है। इसके पश्चात जो अधिक कोण वाले कोर हैं, किनारे हैं, उनके साथ जो है इसको इस तरह से काटा जाता है अधिक कोण वाले किनारे से कि इसका जो 2 फलक बनेंगे उसमें एक फलक समकोण पर कटे। ये कोण जो है वो कितने डिग्री का बने, 90 डिग्री का बने। और यहाँ पर ये वाला कोण कितने डिग्री का निर्मित हो, 90 डिग्री का निर्मित हो। तो इस तरह से इसको जो है बीच में से काट करके 2 अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। इसके पश्चात 2 अलग अलग भागों में बांटने के पश्चात एक विशेष प्रकार की जो है सीमेंट से इन दोनों को वापस से चिपका दिया जाता है। एक परत लगा देते हैं, सीमेंट की परत बना देते हैं और उस सीमेंट के सहायता से जो है दोनों को वापस से जोड़ दिया जाता है। उस सीमेंट को नाम जो है वो है कनाडा बाल्सम सीमेंट। कनाडा बाल्सम सीमेंट। तो कनाडा बाल्सम सीमेंट की सहायता से जो है इसको वापस से दोनों फलकों को चिपका दिया जाता है। तो ये जो लेयर बन जाती है वो कनाडा बाल्सम सीमेंट की लेयर बन जाती है। और इसकी जो लंबाई वाली सतह है, उस लंबाई वाली सतह को भी जो है वो काले रंग से रंग दिया जाता है, क्योंकि अपने को एक प्रकाश तरंग को अवशोषित करवाना होता है। तो काले रंग की सतह द्वारा इसको जो है वो रंग दिया जाता है। तो लंबाई वाली जो सतह है उसको काले रंग की रंग द्वारा रंग दिया जाता है। तो काले रंग की पॉलिश इसके ऊपर की जाती है। काले रंग की पॉलिश कर दी जाती है। इस तरह से जो है वो निकोल प्रिज्म को निर्मित किया जाता है, निकोल प्रिज्म को बनाया जाता है। अब देखो निकोल प्रिज्म की सहायता से आप कैसे ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं कि वही चौड़ाई वाली जो सतह है उस सतह के ऊपर अध्रुवित प्रकाश तरंग को आपतित करवाते हैं। ये अध्रुवित प्रकाश तरंग जो है जिसके कंपन सदिश तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हर संभव दिशा में कंपन कर रहे हैं, वो अध्रुवित प्रकाश तरंग निकोल प्रिज्म के ऊपर आपतित करवाई जाती है। तो निकोल प्रिज्म की जो सतह है चौड़ाई वाली वो क्या कर देगी, इसका द्विअपवर्तन करेगी और प्रकाश तरंग को 2 भागों में, 2 ध्रुवित प्रकाश तरंगों में परिवर्तित कर देगी। तो ये अध्रुवित प्रकाश तरंग है। यह अध्रुवित प्रकाश तरंग जब निकोल प्रिज्म की सतह से आकर टकराती है तो यहाँ पर क्या होता है, द्विअपवर्तन होता है। और द्विअपवर्तन द्वारा अध्रुवित प्रकाश तरंग 2 ध्रुवित प्रकाश तरंगों में परिवर्तित हो जाती है। एक प्रकाश तरंग जो अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करती है वह अविचलित सीधी गुजर जाती है, और एक प्रकाश तरंग जो अपवर्तन के नियम का पालन करती है वो कुछ कोण के साथ में मुड़ जाती है। इस तरह से ई और ओ 2 ध्रुवित प्रकाश तरंगों में जो है आपकी अध्रुवित प्रकाश तरंग परिवर्तित हो जाती है, 2 ध्रुवित प्रकाश तरंगों में बढ़ जाती है।
जिसमें सीधी जो गुजरेगी वो होगी ई तरंग, असाधारण प्रकाश तरंग जो ध्रुवित होगी, और जो अपवर्तन के नियम का पालन करती है, जिसके कंपन सदिश ई तरंग के कंपन सदिशों के लंबवत होंगे, वो तरंग जो है वो कुछ कोण के साथ मुड़ जाती है, वो होगी ओ तरंग। तो ये है ओ तरंग। अब देखो जो कैल्साइट है, ये कैल्साइट ई तरंग और ओ तरंग दोनों के लिए अलग अलग अपवर्तनांक दर्शाता है। ई तरंग के लिए जो कैल्साइट का अपवर्तनांक होगा, ई तरंग के लिए इसका अपवर्तनांक होता है 1.468, और ओ तरंग के लिए कैल्साइट का जो अपवर्तनांक है, कैल्साइट दोनों तरंगों के लिए अलग अलग अपवर्तनांक दर्शाएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ओ तरंग के लिए कैल्साइट का जो अपवर्तनांक होगा वो होगा, उसको आप म्यू ओ से दर्शाएं तो वो होगा 1.658। और बाल्सम सीमेंट, जो यहाँ पर बाल्सम सीमेंट की परत है, ये बाल्सम सीमेंट दोनों के लिए ही जो है वो समान अपवर्तनांक दर्शाती है 1.55। इस अपवर्तनांक के कारण क्या होगा, देखो अगर बात करें ई तरंग की, तो ई तरंग के लिए कैल्साइट का अपवर्तनांक कितना है 1.468 और सीमेंट का 1.55, यानी कि सीमेंट का ज्यादा है और इसका कैल्साइट का कम है। जिसका अपवर्तनांक कम है वो विरल माध्यम, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है वो सघन माध्यम। तो ई तरंग जो है वो विरल से सघन में जा रही है, तो यहाँ अपवर्तन होगा और अपवर्तित होकर सीधी वो पारगमित हो जाएगी। तो ई तरंग जो है वो ध्रुवित प्रकाश के रूप में अपने को प्राप्त होगी। तो ये ध्रुवित प्रकाश जो है वो अपने को यहाँ पर ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। रही ओ तरंग, तो ओ तरंग में क्या है, ओ तरंग का अपवर्तनांक जो है वो कैल्साइट का ओ तरंग के लिए अपवर्तनांक अधिक और बाल्सम सीमेंट का कम होता है, जिस कारण से क्या होगा, कैल्साइट सघन और बाल्सम सीमेंट विरल माध्यम का काम करेगी। और इन विशेष कोणों पर जो है कटी होने के कारण जब यहाँ पर ओ तरंग आकर के आपतित होती है, तो ये वाला जो कोण है वो कोण क्रांति कोण से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। जब कोई प्रकाश किरण क्रांति कोण से अधिक कोण पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है, तो उस प्रकाश तरंग का क्या होता है, अपवर्तन न होकर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी ओ तरंग भी जो है वो अपवर्तित न होकर पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा परावर्तित होकर लंबाई वाली काले रंग की सतह द्वारा क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। यहाँ पर ये अवशोषित हो जाएगी। तो ओ तरंग तो जो है वो इस तरह से अवशोषित हो जाती है निकोल प्रिज्म में, और ई तरंग ध्रुवित प्रकाश के रूप में अपने को प्राप्त होती है। तो ये जो है निकोल प्रिज्म, जिसकी सहायता से किसी एक तरंग को अवरुद्ध करके जो है वो ध्रुवित प्रकाश के रूप में अपने को दूसरी तरंग प्राप्त होती है। ये इसकी संरचना और कार्यविधि है निकोल प्रिज्म की, जिसमें अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है अपवर्तनांक का, कि कौन सी तरंग के लिए कैल्साइट का अपवर्तनांक कितना होगा। उसी के आधार पर यह निर्धारित होगा कि किस तरंग का अपवर्तन होगा और किस तरंग का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो ई तरंग अपवर्तन के द्वारा जो है अपवर्तित होकर पारगमित हो जाती है, जो ध्रुवित प्रकाश के रूप में अपने को प्राप्त होगी, और ओ तरंग जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा जो है काले रंग की सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इस तरह से निकोल प्रिज्म की सहायता से जो है वो ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है। तो ये थी अपनी आज की तीसरी जो ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधि थी, द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। तो इस तरह से जो है द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है। अब ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की जो तीसरी विधि, चौथी और लास्ट विधि है, वो है द्विवर्णता द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। देखो द्विवर्णता क्या होती है, टूरमेलिन नाम का एक क्रिस्टल होता है। उस टूरमेलिन नाम के क्रिस्टल के जो अक्ष हैं, कणों के जो अक्ष हैं, वो एक दूसरे के समांतर होते हैं। ये मान लो जैसे टूरमेलिन क्रिस्टल है, तो टूरमेलिन क्रिस्टल के जो कणों के अक्ष होते हैं वो एक दूसरे के समांतर होते हैं, यानी कि क्रिस्टल के सभी कण एक ही दिशा में कंपन करते हैं एक दूसरे के समांतर। तो मान लो जैसे इस तरह से कंपन करते हैं। अब इस प्रकार के क्रिस्टल के ऊपर जिसके अक्ष एक दूसरे के समांतर हों, उस क्रिस्टल के ऊपर अध्रुवित प्रकाश को गिराया जाए। जैसे मान लो ये अध्रुवित प्रकाश तरंग है, इसको अगर आप ऐसे क्रिस्टल के ऊपर गिराएं, अध्रुवित प्रकाश तरंग, तो जब टूरमेलिन के क्रिस्टल के ऊपर अध्रुवित प्रकाश तरंग को गिराया जाता है, तो देखो अध्रुवित प्रकाश तरंग के जो कंपन सदिश हैं वो हर संभव दिशा में कंपन करते हैं। ये शुरू में बताया था आपको
कि अधूरित प्रकाश के कंपन सदिश जो हैं वो हर संभव दिशा में होते हैं, तो हर संभव दिशा में कंपन करते हैं। अगर तरंग संचरण की दिशा जो है पृष्ठ के लंबवत है तो कंपन सदिश हर संभव दिशा में होंगे। लेकिन इस क्रिस्टल के अक्षों कणों के जो अक्ष हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं। तो मान लो जैसे ये अक्ष इस तरह से है एक दूसरे के समांतर, तो सभी एक दूसरे के समांतर हैं। अब समांतर हैं तो इसमें यह वाला कंपन सदिश तो है वो बिना अक्षों से टकराए पारगमित हो जाएगा, लेकिन कुछ कोण पर होगा ये वाला भी रुक जाएगा, किसी भी कोण पर होगा वो सब रुक जाएंगे, इस अक्षों के समांतर होंगे, वही कंपन सदिश पारगमित होंगे। तो ये मान लो जैसे क्रिस्टल के अक्ष हैं, तो इन अक्षों में केवल ये वाले जो कंपन सदिश हैं वो तो पारगमित हो जाएंगे क्योंकि इसके समांतर हैं, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, अवरुद्ध हो जाते हैं। तो केवल ये अधूरित प्रकाश तरंग में एक ही प्रकार के कंपन सदिशों को पारगमित होने देता है जो अक्षों के समांतर है। इसके अलावा कुछ कोण पर या किसी भी कोण पर हैं वे सभी कंपन सदिश बार बार क्रिस्टल के अक्षों से टकरा करके जो है अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिससे लास्ट में जो पारगमित प्रकाश होगा वो आपका ध्रुवित प्रकाश होगा। जैसे मान लो ये ध्रुवित प्रकाश है। और अन्य दिशाओं वाले जो कंपन सदिश हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, बार बार क्रिस्टल के अक्षों से टकरा करके अवशोषित हो जाते हैं। केवल इस अक्षों के जो समांतर कंपन सदिश हैं वो ही पारगमित हो पाते हैं। तो इस प्रकार से जो है टर्मिनल की सहायता से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है। ये ध्रुवित प्रकाश है। अब देखो जिस प्रकार से जो है द्विअपवर्तन में ध्रुवित प्रकाश निकोल प्रिज्म से प्राप्त किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से द्विवर्णता, इस विधि को कहेंगे द्विवर्णता द्वारा ध्रुवित प्रकाश जो है वो पोलेराइड द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो अब देखते हैं पोलेराइड क्या होते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है और पोलेराइड जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। देखो द्विअपवर्तन पर होगा आपका निकोल प्रिज्म, और द्विवर्णता पर होगा पोलेराइड। तो अब अपन पढ़ेंगे पोलेराइड। पहले पढ़ते हैं कि पोलेराइड जो है वो बनाए कैसे जाते हैं, पोलेराइड को कैसे बनाया जाता है। देखो हर्पेथाइड या कुनेन का आयोडोसल्फेट होता है। हर्पेथाइड या कुनेन का आयोडोसल्फेट होता है। इसको बहुत बारीक, इसके बहुत ज्यादा बारीक पीस करके नाइट्रोसेलुलोज की जो परत होती है एक विशेष प्रकार की नाइट्रोसेलुलोज की जो है वो एक परत होती है। नाइट्रोसेलुलोज की परत के ऊपर इसको बिछा दिया जाता है। ये जैसे मान लो नाइट्रोसेलुलोज की परत है तो इसके ऊपर जो हर्पेथाइड या कुनेन के आयोडोसल्फेट को जो है इस प्रकार से फैलाते हैं कि इसके अक्ष एक दूसरे के समांतर हो जाएं, अणुओं के जो अक्ष हैं वो एक दूसरे के समांतर हो जाएं। इस तरह से फैला करके जो है दो कांच की प्लेटों के मध्य इसको जमा दिया जाता है और पोलेराइड का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो पोलेराइड बनाया जाता है। अब पोलेराइड को दर्शाते कैसे हैं, देखो पोलेराइड का जो संकेत है या पोलेराइड को जो दर्शाया जाता है वो इस तरह से पोलेराइड को दर्शाते हैं। ये एक पोलेराइड है, इस तरह से एक पोलेराइड को दर्शाया जाता है। और ये इस समांतर लाइनों द्वारा जो है पोलेराइड जिस पदार्थ का बना होता है उस पदार्थ की अक्षों को इस तरह से दर्शाया जाता है कि ये अक्ष इस तरह से एक दूसरे के समांतर हैं। तो ये एक पोलेराइड है। जब इस पोलेराइड के ऊपर अधूरित प्रकाश को गिराया जाएगा, ये अधूरित प्रकाश है जिसके कंपन सदिश जो है वो हर संभव दिशा में कंपन करते हैं। यह अधूरित प्रकाश तरंग जब किसी पोलेराइड के ऊपर गिराई जाती है, ये पोलेराइड है, तो पोलेराइड के ऊपर जब अधूरित प्रकाश तरंग गिराई जाती है तो प्रकाश तरंग के वे कंपन सदिश जो पोलेराइड की अक्षों के समांतर हैं वो पारगमित हो जाएंगे। वो कंपन सदिश क्या होंगे, पारगमित होंगे, केवल एक दिशा वाले जो पोलेराइड के अक्षों के समांतर हैं। बाकी सारे कंपन सदिश जो है वो पोलेराइड द्वारा या द्विवर्णता द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो निर्गत प्रकाश होगा वो कौन सा प्रकाश होगा, ध्रुवित प्रकाश होगा। तो इस तरह से जो है वो पोलेराइड द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है। अब इसी पोलेराइड द्वारा जो है प्रकाश ध्रुवित है या नहीं है उसका भी पता लगाया जाता है। तो ध्रुवित प्रकाश का संसूचन भी जो है इसकी सहायता से किया जाता है। तो पोलेराइड द्वारा देखो ध्रुवित प्रकाश का संसूचन किस प्रकार किया जाता है।
पोलराइड द्वारा ध्रुवित प्रकाश का संसूचन कह दें या फिर ध्रुवित प्रकाश का पता लगाना पोलराइड की सहायता से जो है कि पोलराइड से निकलने वाला प्रकाश ध्रुवित है या नहीं है। तो देखो उसको आप इस तरह से यहीं से समझ सकते हैं कि मान लिया इसमें दो पोलराइडों की आवश्यकता होती है प्रकाश के संसूचन में। एक पोलराइड जो प्रकाश का ध्रुवण करता है उसको बोलते हैं ध्रुवक, और ध्रुवक के सामने एक पोलराइड और रखते हैं जो ये पता लगाता है कि ध्रुवक से जो प्रकाश आ रहा है वो ध्रुवित है या नहीं है। तो उस पोलराइड को कहते हैं विश्लेषक। तो ये तो ध्रुवक हो गया और इसको कह देंगे विश्लेषक। ये अध्रुवित प्रकाश है जिसके कंपन सदिश तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हर संभव दिशा में कंपन कर रहे हैं। तो अध्रुवित प्रकाश तरंग जब पोलराइड से गुजरेगी तो या तो वो ध्रुवित होगी या अध्रुवित होगी। अगर ध्रुवित है तो इसकी आयाम जो है वो आधा हो जाता है, A0 जो है वो आधा हो जाएगा, यानी कि A0 बराबर होगा A/2। अगर ध्रुवण कर देता है तो आयाम आधा हो जाता है। जब इसमें से अध्रुवित ध्रुव विश्लेषक में से गुजारते हैं इसको, तो देखो किस तरह से अपने को ध्रुवित प्रकाश है या नहीं है उसका पता कैसे चलता है। तो देखो जब ध्रुवक के सामने विश्लेषक को रखकर एक पूरा चक्कर घुमाया जाता है 0 से लेकर 360 डिग्री के कोण पर, अगर इसको घुमा दिया जाए और घुमाने के दौरान जो निर्गत प्रकाश है, ये निर्गत प्रकाश है, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता अगर परिवर्तित नहीं होती है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता अपरिवर्तित होती है या आप कह दें नियत रहती है, तो उस स्थिति में ध्रुवक से निकलने वाला प्रकाश क्या होगा? अध्रुवित प्रकाश होगा, अध्रुवित प्रकाश होगा। और यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता दो बार अधिकतम व दो बार न्यूनतम होती है, यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता दो बार अधिकतम और दो बार न्यूनतम होती है, तो उस स्थिति में जो है ध्रुवक से निकलने वाला प्रकाश क्या होगा? ध्रुवित प्रकाश होगा। ऐसा क्यों होता है वो देखो। मान लो जैसे ये विश्लेषक की अक्ष है और विश्लेषक की और ध्रुवक की अक्ष एक दूसरे के समांतर है, तो देखो ध्रुवक से अगर निकलने वाला प्रकाश ध्रुवित है तो वे ही कंपन सदिश इस ध्रुवक से निकलेंगे जो ध्रुवक की अक्षों के समांतर हैं। तो यदि ये अक्ष और ये कंपन सदिश एक दूसरे के समांतर हैं और ध्रुवक की और विश्लेषक की अक्ष भी एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये कंपन सदिश इसके भी समांतर होंगे, इसके समांतर होंगे, तो ये इसमें अक्षों से बिना टकराए सीधे पारगमित हो जाएंगे, तो ये सीधे निकल जाएंगे, यानी कि अपने को यहाँ पर प्रकाश मिलेगा। और अगर आप इसको जैसे ये 0 डिग्री पर है तो सीधे निकल जाएंगे, अगर इसको घुमा करके आपने 90 डिग्री बना दिया, 90 डिग्री पर घुमा दें, तो ये अक्ष जो इसके समांतर है 90 डिग्री पर होने के कारण इसके अक्षों की क्या हो जाएंगी? लंबवत हो जाएंगी, तो इसके अक्षों से टकराकर निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी? शून्य कर देगी। फिर अगर आप बढ़ा करके 90 से 180 डिग्री कर दें, तो 180 डिग्री जैसे मान लो यूं थे तो यूं लंबवत आ गए, यूं कर देंगे तो वापस एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। तो 180 डिग्री पर भी निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, और फिर 180 डिग्री से घुमा करके 270 कर दें, तो 270 जैसे इस तरह से था, तो ये 90, ये 180 और ये 270, तो 270 पर वापस लंबवत आ जाता है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता वापस शून्य हो जाएगी, और 360 करने पर वापस जो है पहले वाली स्थिति ही आ जाएगी। तो अगर एक पूरा चक्कर घुमाया जाता है, विश्लेषक को ध्रुवक के सामने रखकर पूरा चक्कर घुमाते हैं और दो बार तीव्रता अधिकतम और दो बार न्यूनतम होती है घुमाने के दौरान, तो फिर निर्गत प्रकाश ध्रुवक से निकलने वाला प्रकाश क्या होगा? ध्रुवित प्रकाश होगा।
ध्रुवित प्रकाश। और किसी कारणवश अगर मान लो ये ध्रुवित नहीं है, अध्रुवित है, अध्रुवित का मतलब हर संभव दिशा में कंपन है, प्रकाश के कंपन सदिश जो है वो हर संभव दिशा में है, तो फिर इसमें से हर कोण के ऊपर कोई ना कोई एक कंपन सदिश पारगमित होगा, यानी कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो अगर ध्रुवक के सामने विश्लेषक को रखकर पूरा चक्कर घुमाया जाए और पूरे चक्कर के दौरान प्रकाश की निर्गत प्रकाश की तीव्रता नियत बनी रहती है, इसका मतलब तो है कि ध्रुवक से निकलने वाला प्रकाश क्या है, अध्रुवित प्रकाश है। और यदि ध्रुवक के सामने विश्लेषक को रखकर पूरा चक्कर घुमाया जाए और पूरे चक्कर के घुमाने के दौरान 2 बार प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और 2 बार न्यूनतम होती है, इसका मतलब है कि ध्रुवक से निकलने वाला प्रकाश क्या है, ध्रुवित प्रकाश है। तो इस प्रकार से जो है वो पोलराइड की सहायता से प्रकाश ध्रुवित है या नहीं है उसका भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं। इसके लिए मेलस ने एक नियम भी दिया था जिसे मेलस का नियम कहा जाता है। देखो मेलस का नियम क्या है, मेलस का नियम, निर्गत प्रकाश की तीव्रता के लिए मेलस ने नियम दिया था, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता मान ली कितनी है, I। तो मेलस के नियमानुसार विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता का मान, विश्लेषक व ध्रुवक की अक्षों के मध्य बना कोण, ध्रुवक व विश्लेषक की अक्षों के मध्य बने कोण के कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। यह मेलस का नियम है। एक बार फिर से सुन लें, मेलस के नियमानुसार विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है, ये जो तीव्रता है विश्लेषक से जो प्रकाश निकल रहा है उससे निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक व विश्लेषक की अक्षों के मध्य बने कोण के कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। समानुपाती चिन्ह को हटाएं तो I बराबर आ जाएगा I0 cos स्क्वायर थीटा। इसको इस रूप में भी आप लिख सकते हैं, जहां I0 क्या है, ध्रुवक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता, ध्रुवक से निर्गत बोल दें या फिर विश्लेषक पर आपतित बोल दें, तो ध्रुवक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता। तो ये है मेलस का नियम। मेलस के नियमानुसार विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक और विश्लेषक की अक्षों के मध्य बने कोण के कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है, या I = I0 cos स्क्वायर थीटा, जहां I0 ध्रुवक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता है। अब देखो अगर कोण का मान अपन ले लें, ये मेलस का नियम है। मेलस के नियम से अगर विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता देखें तो मेलस के नियमानुसार I बराबर क्या होगा, I0 cos स्क्वायर थीटा। जब थीटा बराबर क्या हो, 0, तो cos 0 का मान कितना हो गया, 1। तो उस स्थिति में तो I का मान क्या होगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, I0। और जब थीटा बराबर आप लिख दें 90 डिग्री लिख दें तो cos 90 का मान कितना हो जाएगा, 0। उस स्थिति में इसका मान हो जाएगा मिनिमम कितना, 0, क्योंकि 0 रखेंगे तो मिनिमम कितना आ जाएगा, I0 और ये 0 का स्क्वायर जो कितना हो जाएगा, 0। जब थीटा का मान और बढ़ा करके कितना कर दें, 180 डिग्री कर दें, 180 डिग्री कर दें तो cos 180 का मान कितना हो जाएगा, cos 180 का मान होगा -1। तो उस स्थिति में वापस I का मान कितना हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि I0 -1 का स्क्वायर होगा जो +1 हो जाएगा और निर्गत प्रकाश की तीव्रता वापस मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, I0 हो जाएगी। और जब थीटा का मान 270 कर देंगे, 270 डिग्री, तो उस स्थिति में cos 270 का मान कितना हो जाएगा, cos 270 का मान वापस 0, तो वापस तीव्रता कितनी होगी, मिनिमम 0। और जब थीटा का मान कितना हो, 360 डिग्री हो, तो cos 360 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 1। उस स्थिति में वापस तीव्रता क्या हो जाएगी, मैक्सिमम I0। तो मेलस के नियम से भी इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2 बार तीव्रता का मान जो है वो अधिकतम होगा और 2 बार तीव्रता का मान न्यूनतम होगा पूरे चक्कर के दौरान। तो ये था मेलस का नियम। इस प्रकार जो है अपना जो लेसन चल रहा था प्रकाश की प्रकृति वो पूरा हुआ, जिसको अपन ने 3 भागों में पढ़ा। पहला भाग व्यतिकरण था, दूसरा भाग विवर्तन था और ये तीसरा जो भाग है वो था ध्रुवण। और अब इसमें थोड़ा सा ये और रह गया कि पोलराइड के उपयोग क्या है, वो और देख लेते हैं एक बार, फिर अपना ये लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पोलराइड के क्या उपयोग है, पोलराइड क्या काम आता है, दैनिक जीवन में क्या उपयोग है इसके पोलराइड के। तो सिंपल सा पहला उपयोग तो इसका यही है कि पोलराइड के द्वारा जो है वो क्या प्राप्त करते हैं आप, ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है। तो पोलराइड के उपयोगों में से है सबसे पहले पढ़ेंगे, पहला उपयोग है ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने में, ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने।
पहला उपयोग है ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने में। दूसरा है जो अपने गाड़ी मोटरें होती हैं, वाहन जो होते हैं, उनकी हेडलाइट के शीशे में पोलराइड लगाया जाता है। तो वाहनों के हेडलाइट के शीशे में, तो वाहनों के जो हेडलाइट का जो शीशा होता है, जो कांच होता है, उसके अंदर पोलराइड को काम में, तो शीशे की जगह यहाँ पर आप कांच लिख दें तो ज़्यादा उपयुक्त होगा कांच में, जिससे कि प्रकाश, निर्गत प्रकाश ध्रुवित हो, और ध्रुवित प्रकाश जो है वो चकाचौंध उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए इसको काम में लिया जाता है। तीसरा जो है ये जो पदार्थ होता है उसकी त्रिविम संरचना या त्रिविम चित्र लेने के काम में आता है। तो पदार्थ का त्रिविमीय चित्र लेने के लिए जो है वो पोलराइड को काम में लिया जाता है। पोलराइड का एक साधारण सिंपल सा उपयोग है, चश्मे का जो ग्लास है वो भी पोलराइड का बना होता है, पोलराइड उसमें यूज लिया जाता है। एक बारीक पतली लेयर जो है वो पोलराइड की दी जाती है चश्मे के कांच में। क्यों दी जाती है? ताकि आने वाला प्रकाश जो है वो चकाचौंध उत्पन्न न करे आंखों के ऊपर, क्योंकि अध्रुवित प्रकाश जब कांच से आकर टकराता है तो वो बिखर जाता है, जिससे आंखों पर चकाचौंध उत्पन्न होती है, तो वो उत्पन्न न हो। एक वातरोधी जो कांच होता है, वातरोधी जो कांच होता है उसके अंदर भी जो है पोलराइड को काम में लिया जाता है। वातरोधी कांच कौन सा? जो वाहनों में फ्रंट सामने का जो बड़ा शीश कांच लगा होता है, बड़ा जो कांच लगा होता है जिसमें सामने वाले वाहन को देखा जाता है, उसके अंदर भी जो है वातरोधी कांच में भी जो है वो पोलराइड को काम में लिया जाता है, ताकि सामने वाले वाहन की लाइट जो है वो ड्राइवर की आंखों पर आकर गिरे तो चकाचौंध उत्पन्न नहीं हो। एक रसायन विज्ञान के अंदर जो है वो किसी विलयन में पदार्थ की सांद्रता कितनी है, तो सांद्रता ज्ञात करने के लिए भी जो है इसको काम में लिया जाता है। तो सांद्रता ज्ञात करने के रूप में भी पोलराइड को काम में लिया जाता है। तो ये कुछ उपयोग हैं जिनमें पोलराइड को काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार अपना ये लेसन पूरा होता है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। धन्यवाद।